देश की बहस में आपका एक बार फिर स्वागत है। हम बात कर रहे हैं पाकिस्तान के अंतर्राष्ट्रीय प्रोपेगेंडा की कि कैसे आईएसआई की मदद से उसने कुछ लोगों को तैयार किया है और उनको पैसे देकर झूठे वीडियो, फेक वीडियो और गलत बातें भारत के बारे में फैलाता है, अंतर्राष्ट्रीय कॉन्फ्रेंसेस करता है, फेक वीडियो डाले जाते हैं और वो उन्हीं तमाम चीजों को हम एक्सपोज कर रहे हैं। ये डिसइंफो लैब की एक पूरी की पूरी 108 पन्नों की रिपोर्ट है जो न्यूज नेशन के पास है और इसमें कुछ भारतीय नाम भी शामिल है जिनका खुलासा हमने किया था। मेरे साथ इस वक्त पैनल पर है लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह, मेरे साथ आरती टिक्कू सिंह है, मेरे साथ विवेक श्रीवास्तव जी लेफ्ट के नेता हैं और मेरे साथ भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता गुरु प्रकाश जी भी हैं। लेकिन सबसे पहले अशोक कुमार, मेरे एक दर्शक गाजियाबाद से जुड़ गए हैं, उनके पास चलता हूं। अशोक जी, क्या कहेंगे पाकिस्तान की इस हरकत के बारे में? चौरसिया जी, कश्मीर की लड़ाई सरहद से ही नहीं बल्कि यूके और यूएस से लड़ी जा रही है। यूके और यूएस में कश्मीर के नाम पर आतंकी फैमिली बिजनेस चला रही है। इस बिजनेस को पहले बाप ने खड़ा किया और अब बेटा आगे बढ़ा रहे हैं। आतंकी इस फैमिली बिजनेस का सीईओ मुकम्मिल अयूब ठाकुर कश्मीरी मूल का है, यूके का नागरिक है और लंदन में रहता है। मुकम्मिल की पत्नी शाइस्ता सफी भी भारत के खिलाफ प्रोपेगेंडा फैलाने में बराबर की साझेदारी है। इनके पिता पीओके में ऑल इंडिया हुर्रियत कॉन्फ्रेंस के कन्वीनर रहे हैं। ये सभी एनजीओ कश्मीर से लेकर दुनिया भर में, खासकर यूके यूएस में भारत के खिलाफ प्रोपेगेंडा करते हैं। ये संगठन कश्मीरी आतंकवादियों और अलगाववादियों को बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। और आरती टिक्कू के पास इसी सवाल को लेकर चलना चाहता हूं। आरती जी, आप खुद न्यूयॉर्क में रहती हैं, मुझे बताइए कितनी बड़ी दुकानें हैं यूके और यूएसए में जो सिर्फ कश्मीर के नाम पर ही चलती है और इनको पाकिस्तान चलाता है? दीपक जी, मैं न्यूयॉर्क में नहीं रहती हूँ। मैं न्यूयॉर्क में रहती थी कभी 10 साल पहले मैं न्यूयॉर्क थी। अब मैं दिल्ली में हूँ और दिल्ली मैं ही बेस्ड हूँ, एक पत्रकार हूँ। रहा सवाल कि ये जो प्रोपेगेंडा चल रहा है और पाकिस्तान का जो एक पूरा नेटवर्क है, ग्लोबल नेटवर्क है, जो कि वॉशिंगटन डीसी से लेकर लंदन तक है, लंदन से लेकर बॉलीवुड तक है और बॉलीवुड से लेकर दिल्ली और कश्मीर तक है। आखिर इस नेटवर्क में जो इतनी जो ताकत आई, कहाँ से आई? देखिए, मैं पिछले 20 साल से इस पे लिखती आ रही हूँ, 20 साल से इस पे बात करती आ रही हूँ और मेरा हमेशा ये कहना है कि ये पाकिस्तान ने जो पिछले 30 साल में क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म, आतंक जो फैलाया कश्मीर में और कश्मीर के नाम पे जो फैलाया पूरे भारत में, और इसके पीछे जो इस्लामिक जिहाद का जो ये नेटवर्क है, उसका एक सबसे बड़ा सपोर्टर जो है, मैं कहूंगी कि एक वक्त अमेरिका भी था। जब तक सितंबर 11 नहीं हुआ तब तक अमेरिका की पूरी सपोर्ट जो थी पाकिस्तान को कश्मीर में जहाज चलाने की थी। पर सवाल ये होता है कि भारत के कई सारे लोग जो इसके साथ जुड़े, वो क्यों जुड़े? वो इसलिए जुड़े क्योंकि ये कॉन्फ्लिक्ट इंडस्ट्री है, इसमें लोगों ने बहुत पैसा बनाया, बहुत करियर्स बनाए, बहुत बिजनेसेस बनाए और बहुत एम्पायर्स खड़ी कर दी। उसमें हमारे इंडियन स्टेट की ब्यूरोक्रेसी कहीं ना कहीं शामिल है, उसमें पुलिस भी कहीं ना कहीं शामिल है जम्मू कश्मीर की, और कई सारे एनजीओस, जो एनजीओ कल्चर पिछले 30 साल पनपा और जिनकी वजह से फंडिंग आई, वो भी इसके लिए जिम्मेवार है। लेकिन सबसे बड़ी बात मैं ये कहूंगी कि इसमें इंडियन मीडिया, एक पुराना बहुत ही एलिटिस्ट मीडिया है, जो लोग सेलिब्रिटीज बने इंडिया में पिछले 30 साल में, उनका भी एक बहुत बड़ा रोल था, क्योंकि उन लोगों ने भी अमेरिका की और पाकिस्तान की, बॉलीवुड की, इंडियन लेफ्ट का जो ये पूरा नेक्सस बना हुआ है पिछले 30 साल से, उस नेक्सस की जो लाइन है कश्मीर पे, उसी को चलाया। उन लोगों ने ह्यूमन राइट्स, जो एक बहुत मैं नहीं कहती कि ऐसा इशू नहीं है, लेकिन ह्यूमन राइट्स वायलेशंस को इतना बड़ा इशू बनाया, जबकि पाकिस्तान का क्रॉस बॉर्डर इस्लामिक जिहाद और क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म जो है, उसकी वजह से जो कश्मीर में नुकसान हुआ, लोग मारे गए, कश्मीरी
हिंदुओं का नरसंहार हुआ, जेनोसाइड हुआ, एथनिक क्लेंजिंग हुई, कश्मीरी मुसलमान मारे गए हजारों की तादाद में। उसको सबको एक तरफ रख के इन लोगों ने ह्यूमन राइट्स का एक धंधा चलाया। उस धंधे से इन लोगों ने पैसा कमाया और उसका प्रमाण क्या है? आप श्रीनगर की सड़कों पे जाके देखिए आज कि वो वॉर जोन नहीं लगता, कॉन्फ्लिक्ट जोन नहीं लगता है। बंगले हैं सबके पास 2-2, 3-3 गाड़ियां हैं वहां पे। आप जम्मू कश्मीर स्पेशली कश्मीर वैली को, श्रीनगर जो बड़े बड़े शहर हैं कश्मीर वैली के अंदर, उनको कंपेयर कीजिए किसी भी राज्य के साथ भारत के, तो आपको समझ आएगा कि जो वॉर की जो इकोनॉमी है, कॉन्फ्लिक्ट की जो इकोनॉमी है, उसने कितनी ज्यादा वेल्थ और इलिसिट वेल्थ, जो गैर कानूनी, जो बहुत ही मैं कहूंगी कि कश्मीरियों के खून पे जिन लोगों ने इस पे दलाली की, धंधा किया, ये उनकी वजह से ये कॉन्फ्लिक्ट इंडस्ट्री अभी तक चलती आ रही है। आरती मैं बताऊंगा आपको, हाल ही के दिनों में मुझे कश्मीर की में एयरफोर्स के एक चॉपर से ऊपर देखने का मौका मिला। शायद ही दूर दूर तक कोई गांव ऐसा था जिसमें डबल स्टोरी घर नहीं थे। दीपक जी बीच में कोई विवेक श्रीवास्तव जी के पास आता हूँ, ऐसी कोई गांव नहीं था जहां पर डबल स्टोरी बिल्डिंग नहीं हो। लेकिन विवेक जी, मेरा एक बड़ा तीखा सवाल है आपसे, मेरा एक बड़ा तीखा सवाल है आपसे, मुझे बताइए ये जितने लोग हैं जो कश्मीर पर प्रोपेगेंडा करते हैं, ज्यादातर लेफ्ट लीनिंग के क्यों होते हैं? ज्यादातर लेफ्ट लीनिंग के, लेफ्ट की विचारधारा से प्रभावित, लेफ्ट की आइडियोलॉजी से प्रभावित, लेफ्ट की बात करने वाले, सर्वहारा वर्ग की बात करने वाले, ह्यूमन राइट की बात करने वाले। थोड़ी देर चीन को देख ले, वहां तो सामूहिक तौर पे गोलियां मार दी जाती है। बिल्कुल, देखिए इसमें लेफ्ट अब आप सुनिए जरा, प्लीज लेट मी स्पीक फॉर 1 मिनट, मुझे बोलने दीजिए। अरे मैडम, आप मुझे सुने पहले, आप पहले थोड़ा सा सुन लीजिए। आप इतना बड़ा वक्तव्य दे डाला आपने, तो बिल्कुल इधर की उधर कर डाली। अब आप सुने, हर देश के, पहली चीज तो मैं बोलूंगा, चाइना के अंदर जो वेबिनार, अब सुन लीजिए मैडम प्लीज, आई नीड अ मिनट। इट डजंट मैटर मैडम, देयर आर सो मेनी नॉन स्टेट एक्टर्स जो बीजेपी के लिए बैटिंग करते हैं, हमें सब मालूम है। तो आप वो मुझे मत बोलिए, आपने एक बार भी यूपी को क्रिटिसाइज नहीं करा। यूपी तो आप सुधार नहीं पाए, कश्मीर की आप बात करते हैं। इल्जाम लगाने हैं तो मैं बिल्कुल ये सुनने के लिए तैयार नहीं। आरती के लिए आप वो नहीं कह सकते प्लीज, मैंने उनसे ऑनेस्ट जर्नलिस्ट कोई नहीं देखा। मेरी इंटेग्रिटी पे आप सवाल, वो सिर्फ और सिर्फ एक पत्रकार के तौर पर बैठी हैं और एक कश्मीरी के तौर पर। लेटिंग मी स्पीक, ठीक है, आप सुने, ठीक है मैडम, सुनिए मेरी बात को। बोलिए। पहली चीज, अभी दीपक भाई ने वो कश्मीर चाइना वाले वेबिनार का आपने इशू उठाया, तो उसके ठीक बाद डी राजा साहब का बाइट आया जिसमें उन्होंने बोला देयर कैन नेवर बी एनी कॉम्प्रोमाइज ऑन द नेशनल इंटीग्रिटी ऑफ द नेशन, ऑन द टेरिटोरियल इंटीग्रिटी ऑफ द नेशन। ये एग्जैक्ट शब्द यूज किए गए। इस देश के अंदर वामपंथ 35 साल बंगाल में रूल करता है, 25 साल त्रिपुरा में, 10 साल मणिपुर में, केरल में, बिहार में हमारा भी रिजल्ट आया, गुरु प्रकाश जी बता रहे थे एक अच्छा रिजल्ट था। तो आप ये बताइए मुझको, आपको हम कहां से एंटी नेशनल दिखते हैं? और कश्मीर के अंदर हम क्यों अलगाववाद की बात करेंगे? कन्हैया कुमार को आपने टुकड़े टुकड़े गैंग बताया, वो इतने सारे चैनलों पे इतने सारे पैनलिस्ट बन के गए, उन्होंने सीधा बोला कश्मीर इज एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ इंडिया, इट ऑलवेज वाज सिंस 1947। ये स्टैंड लेफ्ट का बड़ा क्लियर है, पहली चीज आप समझ लें। लेकिन दूसरी बात पे हम आ जाते हैं, 370 को हटा करके आपकी कोई उपलब्धि नहीं है। आपने कश्मीर को मिसमैनेज करा, गुपकार गैंग बोला, इंसल्ट किया फारूक अब्दुल्ला को, मुफ्ती को इंसल्ट किया, सबकी बेइज्जती करी, कंट्रोल करने की कोशिश करी, जब नहीं कर पाए तो जाकर के गले लगाया। दीपक जी, मुझे इसका जवाब देने दीजिए। इस्लामिक फंडामेंटलिज्म को सपोर्ट नहीं करते, ह्यूमन राइट्स को हम सपोर्ट करेंगे। अगर ह्यूमन राइट्स वायलेशन होगा तो हम उसके खिलाफ आवाज जरूर उठाएंगे, और ये हमें उठाना चाहिए। इसका राइट मुझे मेरा कॉन्स्टिट्यूशन देता है, जो अंबेडकर जी ने लिखा है। इट इज माई राइट एज एन अपोजिशन लीडर, इट इज माई राइट एज अ सिटीजन ऑफ दिस कंट्री। आप मुझे नहीं रोक सकते। आपका मेरे सवाल का जवाब आप कहा गए? ह्यूमन राइट्स के लोग होने ही, ये जो भारत विरोधी गैंग है, लेफ्ट लीनिंग वाला क्यों होता है? लेफ्ट लीडिंग वाला क्यों होता है? लेफ्ट की विचारधारा से प्रभावित क्यों होता है? बताइए ना, इसका भी जवाब दीजिए। कागज पर आप क्या डिक्लेयर करते हैं वो तो अलग है। मैं साफ बोल रहा हूं, भारत का विरोध नहीं है। मैं आपके जा रहा हूं, कोई विरोध नहीं करता। हम राष्ट्र जो इनका, हम इनके हिंदू राष्ट्रवाद का विरोध करते हैं, राष्ट्रवाद का विरोध नहीं करते।
अगर आपका राष्ट्रवाद यूनिटी इंडिया सबको लेकर के टोटलिटेरियन चलने वाला है, जिसमें माइनॉरिटी भी हो, दलित भी हो, ओबीसी भी हो, हम खड़े हैं राष्ट्रवाद के साथ। लेकिन इनका एक्सक्लूसिव करने वाला राष्ट्रवाद है, हिंदू राष्ट्रवाद है, जिसमें मुसलमानों और दलितों की जगह नहीं। इनका राष्ट्रवाद ब्राह्मण निकल है, यह ब्राह्मणवाद को फेवर करने वाला एक राष्ट्रवाद है। ये कह दे खुले मंच में दीपक चौरसिया जी, आपके चैनल में मैं कई बार कह चुका हूं, इनके राष्ट्रवाद अगर ये राष्ट्रवाद मानते हैं, कन्वीनियंटली झूठ बोला बोल देना कि हर मंदिर के अंदर से चलिए लेफ्ट के बारे में मुझे एक नेता ने क्या कहा था मैं बताऊंगा। आरती आपका जवाब किसी भी जाति के आदमी को मिल जाएगी। देखिए, बोले पहले तो मैं ये जानना चाहूंगी कि ये मिलेगी बिल्कुल मिलेगी। मैं आपकी इस बात का समर्थक हूँ आरती, और फिर कंक्लूडिंग कमेंट गुरमीत सिंह जी से। दीपक जी माओवादी भी लेफ्ट है, अरुंधति रॉय भी लेफ्ट है इस कंट्री में, और जितने भी ये लोग एनजीओ चलाते हैं वो भी अपने आप को लेफ्ट ही कहते हैं। तो अगर इनकी जो परिभाषा लेफ्ट की माओवाद की है, अरुंधति रॉय जैसे लोगों की है, तो इनको मालूम होना चाहिए कि अरुंधति रॉय ने इतने बड़े बड़े आर्टिकल्स लिखे कि कश्मीर को आजादी दीजिए, और उन्होंने इतने बड़े बड़े आर्टिकल लिखे कि कश्मीर भारत का अभिन्न अंग नहीं है। तो क्या ये उनकी भी जिम्मेवारी है कि ये आप सुनिए मैडम, भारत के कम्युनिस्टों की विश्व को देन, भारत के कम्युनिस्टों की विश्व को देन है कि हमने 1950s में पूरे विश्व में घोषित किया कि वामपंथ इलेक्शन के थ्रू आ सकता है, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के थ्रू, और लेफ्ट पार्टी इसी को सपोर्ट करती है। वामपंथ के नाम पे ये आपको पता भी नहीं है, एमएस नंबूद्रिपाद का आपने नाम ही नहीं सुना होगा। आपको हिस्ट्री मालूम होनी चाहिए कि वामपंथ का जो हिस्टोरिकल पोजीशन कश्मीर मैडम, में रहा आपने है, एमएस नंबूद्रिपाद का नाम ही नहीं सुना होगा। और हिस्ट्री 1950s में सीपीआई ने बोला कि क्रांति इलेक्शन के थ्रू आएगी, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के थ्रू आएगी। आपको मालूम है क्या कि हम बदलाव लाएंगे समाज में, हम वामपंथ लाएंगे, कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से लाएंगे। रिवॉल्यूशन, आप हमें एंटी नेशनल रिवॉल्यूशन कम्स थ्रू बैरल ऑफ गन, यही है ना लेफ्ट। आपको हिस्ट्री मालूम नहीं, इतिहास मालूम नहीं वो है। माओ कहते थे, वो माओ कहते थे, आप मुझे राजनीति करनी है वो बीजेपी के प्रवक्ता के साथ कीजिए। मैं यहाँ इतिहास डिस्टॉर्ट होने नहीं दूंगी। मैं यहाँ इतिहास जो इतिहास के बारे में आप डिस्टॉर्ट कर रहे हैं नहीं होने दूंगी, क्योंकि कश्मीर का जो इतिहास है जिसमें वामपंथियों का रोल जो है वो नेगेटिव रहा है, वो पाकिस्तान के फेवर में रहा है। तो इसलिए आप वामपंथियों की बात ना करें तो बेहतर होगा। हम किसी के फेवर में नहीं है। देयर शुड बी वर्ल्ड पीस। ठीक है, मैं सीधे चलता हूं। मेरे पास संजीव सिंह मनहास जम्मू से जुड़ गए। जम्मू बहुत महत्वपूर्ण है। संजीव क्या कहेंगे, जो बहस चल रही है उस पर क्या कहेंगे? क्या कश्मीरी वामपंथियों का इतिहास प्रो पाकिस्तानी रहा है? आप भी मानते हैं संजीव? सर, जिस तरह आप जानते हैं 370 और 35 से 5 अगस्त 2019 को तोड़ा गया, एक भी गोली कश्मीर में नहीं चली, एक भी सैनिक की जान नहीं गई, एक भी हमारे वहां के नागरिक की जान नहीं गई। ये कुछ चंद पार्टियों के लोग और कुछ अलगाववादी और पाकिस्तान परस्त लोग जम्मू कश्मीर को भड़काना चाहते हैं, कश्मीर में आग लगाना चाहते हैं। आप जानते हैं कि जम्मू कश्मीर में अमन का दौर चल पड़ा है। मैं कुछ दिन पहले श्रीनगर गया, वहां हिंदुस्तान का तिरंगा देकर वाकई दिल में खुशी होती है। ये चंद पाकिस्तान परस्त लोग हिंदुस्तान को भड़का रहे हैं, कश्मीर को भड़का रहे हैं, हिंदुस्तान को बर्बाद जाते हैं। ये पाकिस्तान के हाथ की कुटपुतली है, ये चाइना के हाथ की कटपुतली है, और ये चंद लोग पैसे के लिए हिंदुस्तान को बेच रहे हैं, कश्मीर के नाम पर सियासत कर रहे हैं। आप देखिए जम्मू कश्मीर में अमन और शांति की तरफ कश्मीर जा रहे हैं। अभी डीडीसी के चुनाव हुए, यहाँ पे भाजपा को ये चक्रवर्ती पार्टी। ठीक है, मैं सीधे चलता हूं गुरमीत सिंह जी के पास। जनरल साहब मुझे बताइए, क्या आपको नहीं लगता कि ये जो सो कॉल्ड कुकुर मुत्ते जैसे एनजीओ हो गए हैं पिछले 30 सालों में, ये वाकई में डीपली, चाहे वो नक्सल एरियाज हो, चाहे वो मिलिटेंट एरिया हो, वाकई में देश विरोधी गतिविधियों में डायरेक्टली और इनडायरेक्टली इन्वॉल्व है, इसीलिए बार बार कार्रवाई हुई है उन पे? बिल्कुल, इसमें कोई शक की बात नहीं है। देखिए, मैं अंत में ये कहना चाहता हूं कि ये जो पाकिस्तान की बौखलाहट और साजिश है, जो टूलकुट आज हमारा मुद्दा है इस डिस्कशन का, एक बात पक्की है कि देखिए जो टेररिज्म की इंडस्ट्री है थी, जो उसका बिजनेस नेटवर्क, दलाली और जो फायदा उठाते थे, उनकी अभी ये जो कहानी है एकदम 5 अगस्त 2019 को जो
एब्रोगेशन किया आर्टिकल 370 का, उससे पूरी उनकी दुकान बंद हो गई है, इसलिए बौखला गए हैं। और मैं आरती टिक्कू जी के साथ बिल्कुल सहमत हूँ कि ये जो एक साजिश थी, जिस प्रकार से इसको प्लान किया था, जिस प्रकार से एक फॉल्स और नैरेटिव चलाया जा रहा था, जिस प्रकार देश के अगेंस्ट के अंदर में जो इन्होंने नैरेटिव और जो एक कहानी रची थी, वो खत्म हो गई। जो 5 अगस्त 2019 को उस नैरेटिव का, उस कहानी को एकदम जड़ से डाल दिया है। अभी पाकिस्तान की जो क्रेडिबिलिटी और डिपेंडेबिलिटी है पूरे विश्व के अंदर में, क्योंकि उन्होंने सदा ही प्रॉक्सी, लाई और प्रोपेगेंडा का सहारा लिया है। देखिए, विश्व के अंदर में, इंसानियत के अंदर में रियलिटी, फैक्ट और सच्चाई की ही जीत होती है। के लिए पाकिस्तान का आप नाम लेते हैं, आपके पास अपने देश में शोकेस करने के लिए कुछ है नहीं, इतनी मिसमैनेजमेंट ठीक है, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। अफसोस आज के लिए वक्त मेरे पास इतना ही है। कल नए मुद्दे के साथ फिर हाजिर होंगे। क्या एंटी इंडिया कैंपेन में शामिल भारतीयों का बहिष्कार हो? यस कहते हैं 96% लोग। लेकिन विवेक श्रीवास्तव जी, चलते चलते मैं बताना चाह रहा था कि विभीषण का नाम मैंने लिया था, घर का बेदी लंका ढाए, और डरता मैं किसी से नहीं हूं, क्योंकि गब्बर सिंह ये कह के गया, जो डर गया वो मर गया। फिलहाल एक ब्रेक।